दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट साइंस के सामान्य विज्ञान के 100 प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आपको लगाने हैं। आपको एग्जाम में आने वाले मिलेंगे और मेरे हिसाब से आप लोगों से नहीं तो नहीं कम से कम 50-60 तो बनने ही चाहिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लगाओ और बताना मुझे कितने क्वेश्चन 50-60 बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में क्या काम में आता है? तो भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में ओजोन काम में आती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। अगला क्वेश्चन देखिए, रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना लगभग कैसी होती है? तो रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना होती है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, 2Fe2O3 इंटू 3H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज करता है आपके हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हेनरी कैवेंडिश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगाणुनाशक के रूप में काम में आती है कौन सी? तो रोगाणुनाशक में O3 ओजोन काम में आती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। निम्न में लाल दवा कौन सी है? तो लाल दवा को जाना जाता है KMNO4। ठीक है, ए नहीं है, KMNO4। कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं KMNO4 को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? तो सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस आपकी ओजोन गैस है। ऑप्शन नंबर ए ओजोन गैस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक को जलाने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गंधक को यदि आप जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड ये खतरनाक गैस है, इससे आपके चमड़े का कैंसर हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है अम्लीय वर्षा से। ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने में, वाह कितना इजी क्वेश्चन है, काम आने वाली गैस कौन सी है? तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सभी CO2 के बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम में आती है और ऑक्सीजन आग भड़काती है। ऑक्सीजन जहां रहेगी वहां पर आग लगेगी। पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए कौन सी गैस काम में आएगी? तो पेयजल को यदि रोगाणु मुक्त बनाना हो तो आप ऑक्सीजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का भी और ब्लीचिंग पाउडर का भी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है इनमें से? तो बल्ब में प्रयुक्त गैस आपकी यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस बल्ब में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोजन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी अमोनिया गैस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रशीतक के रूप में काम में आने वाली गैस कौन सी है? तो प्रशीतक के रूप में अमोनिया को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशीतक के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व में आपका फ्लोरीन आएगा। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में नौसादर क्या है? तो नौसादर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, NH4Cl ये होता है नौसादर। क्या होता है? NH4Cl। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, NH4Cl। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन पदार्थों को कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन से
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस होते हैं और सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऊर्ध्वपातन पदार्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब नौसादर, कपूर और नेप्थलीन, ये सभी जो हैं ये ऊर्ध्वपातन की कैटेगरी में आते हैं। गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोरे का अम्ल है, तो सोरे का अम्ल होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में आता है, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, तो नाइट्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो होगा आपका एक्वोरेजिया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एक्वोरेजिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन चाहिए सजीवों को वृद्धि करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर कुल के पौधों की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मटर कुल के पौधों में की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है आपका राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो ना तो जलती है ना ही जलने में सहायक होती है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से नाइट्रोजन गैस ना ही जलती है ना ही जलने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले तैयार किया गया था यूरिया। ऑप्शन नंबर बी यूरिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में रासायनिक उर्वरक कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यूरिया के अंदर लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए 46% राइट आंसर है। कार्बन एक है क्या? तो कार्बन जो है एक अधातु है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन एक अधातु की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के हैं? तो प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन के ही हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है हीरा। ऑप्शन नंबर ए हीरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन को जलाने पर प्राप्त होती है क्या? तो कार्बन को यदि आप जलाओगे तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से CO2 और CO दोनों प्राप्त होगी, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में भिन्न को छांटिए। यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से भिन्न क्या है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन के अपूर्ण रूप हैं। काजल अलग है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा चमकता है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछिए मत। हीरे की संरचना कैसी होती है? तो हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर बी चतुष्फलकीय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीरे को व्यक्त किया जा सकता है, तो हीरे को व्यक्त यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हीरे को व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में विद्युत का कुचालक कौन है? तो विद्युत का कुचालक आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हीरा राइट आंसर है। पेंसिल में काम आने वाला अपर रूप कौन सा होता है? तो पेंसिल में आपका जो है वो ग्रेफाइट काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किस रूप में काम में आएगा? तो परमाणु भट्टी में जो ग्रेफाइट है वो मंदक के रूप में काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी मंदक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है कौन सी है? तो वो जो अधातु है आपकी, ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत फास्फोरस को सदा किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को सदा जल के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही आपको मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, डी सही है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में होती है आपकी क्लोरीन, इस गंध का कारण क्लोरीन ही होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, अम्ल राज मिश्रण होता है किसका? अम्ल राज आपने सुना होगा,
ठीक है, अम्लों का राज वो मिश्रण होता है आपका 3HCl प्लस 1HNO2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा अम्ल राज के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी लोहा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98, सोने को घोला जा सकता है? तो सोने को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्लों के मिश्रण में आप घोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? तो लेड पेंसिल में जो लेड की मात्रा होती है वो होगी आपकी 0%। नाम के लिए रहता है लेकिन लेड पेंसिल में लेड नहीं रहता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो जो ग्रेफाइट होता है वो होता है आपका षटकोणीय। ऑप्शन नंबर सी षटकोणीय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतःद्रव्यी जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है। तो अंतःद्रवी जालिका की सतह पर उपस्थिति होती है राइबोसोम की, जिसके कारण वह खुरदुरी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो सिनेप्स अंतराल आपका दो तंत्रिका कोशिका के बीच में उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सही आंसर हो जाएगा वलईन या फिर एनिडेला जाति। इनका जो शरीर होता है सिर से पूंछ तक खंडित होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 3 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊतक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, ये नहीं होती आपकी माइकोप्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो डीएनए का असंक्षिप्त रूप तो होगा आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो जो एक कोशीय जीव रहेगा वो कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भूरणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो 3 स्तरों में जो व्यवस्थित होंगी उनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिकोरिकी, ट्रिपोब्लास्टिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ट्राइपोब्लास्टिक या ट्रिपोब्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हिंदी में त्रिकोरिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पादन जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो रहता है आपका अगर। ऑप्शन नंबर ए अगर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है आपका पायरुविक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पायरुविक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले बोला था पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो एटीपी का यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूर्ण विस्तार क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होती है, तो जैसे इमारत में ईंटें होती है ना, ईंट लगी रहती है, वैसे वो कोशिकाओं के समान होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्रक में होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोशिका के केंद्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो एक वयस्क रंध्र में आपका जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है, बाकी हरित लवक, कोशिका भित्ति और रिक्तिका ये सभी उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन कैसा रहेगा? तो कोशिका फूलने लगेगी तो आपका विलयन रहेगा हाइपोटोनिक विलयन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तभी जो है कोशिका आपकी फूलने लगेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम यहाँ पर सही आंसर है, बहुकोशिकीय जीव। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से एक कोशिका जीव का उदाहरण सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सभी विकल्प सही है, मतलब यूग्लिना भी एक कोशिका है, अमीमा भी और पैरामीशियम, ये तीनों एक कोशिका जीवाणु हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक कोशिकीय नहीं है, तो हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है, हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोई एक सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये लाइन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखिए, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन एक बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बकरी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो मृत पादपों पर आपका ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े या फिर क्रैब के 8 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 8 पैर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज जो होता है वो एक पशु कहलाता है, पशु होता है स्पंज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डार्विन फिजिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिजिस इसका प्रयोग जो है ये पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पक्षी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो स्नायु तंत्र होता है, मस्तिष्क नहीं होता है, स्टारफिश। ऑप्शन नंबर बी स्टारफिश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो ध्वनि को आंखों के रूप में चमगादड़ प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर सुरा सार्क में आलिंगक क्लैश पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो नर सुरा सार्क में आलिंगक जो जुड़े होते हैं वो आपका श्रोणी पक्ष के साथ जुड़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी श्रोणी पक्ष यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण फिक्सेटर इनमें से कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? तो हार्मोन आमतौर पर बिल्ली में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्ली में हार्मोन नहीं होते हैं। लाख बनाई जाती है किससे? तो जो लाख होती है वो एक कीट से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी एक कीट से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पानी की जरूरत नहीं होती, अत्यंत वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है और उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियां में जलकोश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? तो ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध कछुए की प्रजाति है जो कि लुप्त प्राय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो विष रहित सर्प आपका अजगर, अजगर में विष नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता है अजगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो यहाँ पर आपका कांच सर्प वास्तविक सर्प नहीं है, बाकी समुद्री सर्प भी होते हैं, वृक्ष और अन्य सर्प भी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कांच सर्प नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो है वो आपका होता है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीव से रक्षा करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का है? तो उपास्थि मत्स्य का जो युग्म है वो है आपका शार्क और रे मछली। ऑप्शन नंबर बी शार्क मछली और रे मछली उपास्थि मत्स्य कहलाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी वर्ग से संबंधित यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा वेल स्तनपायी है, चमगादड़ है, कंगारू है, दरियाई घोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा वेल, चमगादड़, कंगारू और दरियाई घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है, कैसे? तो पेड़ की सही आयु ज्ञात की जा सकती है तने के वलयों की संख्या को गिनकर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, किसी पेड़ को काटोगे तो उसके तने में 50 गोले हैं तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तने में 50 गोले हैं तो उसकी आयु कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता? तो अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता, यहां पर सही आंसर हो जाएगा रजत मीन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सिल्वर फिश रजत मीन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। ऑप्शन नंबर बी केंचुआ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन या सिल्वीकल्चर के साथ है? तो सिल्वीकल्चर के साथ जंगली फसलों का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जंगली फसलें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो पसलियों की संख्या सबसे अधिक होगी आपकी सांप में। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सांप। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपके मोर के दांत नहीं होते, शुतुरमुर्ग के दांत नहीं होते और कछुए के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आपको बताना है, ऊपर के ABC इन तीनों में से कोई एक आंसर सही है। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको बता दूं ए या बी इन दोनों में से कोई एक ही आंसर सही है, पहला और दूसरा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ए सही है या बी। जिसने पूरा वीडियो देखा कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किसने पूरा वीडियो देखा, हम जानना चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भेज देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।